डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम गैस मॉलिक्यूल्स की बाइनरी कोलिजन में होने वाली प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो इस हवाले से तीन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं: द कोलिजन डायामीटर, द मीन फ्री पाथ और द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन डायामीटर क्या है? जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो एक्चुअली वो कोलिजन का जो स्टेज है, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक दूसरे को टच नहीं करते, बल्कि वो उस वक्त मिनिमम डिस्टेंस पर होते हैं। उस स्टेज पर उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस मैक्सिमम हो जाती हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स फिर वापस पलट जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम मैक्सिमम हो जाता, रिपल्शन मैक्सिमम हो जाती है और डिस्टेंस मिनिमम होता है, इस स्टेज पर इन मॉलिक्यूल्स के सेंटर का दरमियानी फासला कोलिजन डायमीटर कहलाता है। तो हम कह रहे हैं कि द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ कोलिजन इज कॉल्ड द कोलिजन डायमीटर। सेकंड थिंग है द मीन फ्री पाथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये है जब एक मॉलिक्यूल ट्रैवल करता हुआ बहुत सारे मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है, तो जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है और उसी दौरान में जितने कोलिजन्स एक्सपीरियंस किए होते हैं, उस डिस्टेंस और नंबर ऑफ कोलिजन्स की रेशो मीन फ्री पाथ कहलाती है। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि ये एक एवरेज डिस्टेंस है दो सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान। यानी एक मॉलिक्यूल जरूरी नहीं है कि वो हर कोलिजन से पहले एक जैसा फासला तय करे। वो फासला कभी कम कभी ज्यादा, ये चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर हम इस सारे फासले का एवरेज कर लें जो मॉलिक्यूल ने तय किया और उसके दरमियान में जितने कोलिजन्स एक्सपीरियंस किए, तो इस रेशो को मीन फ्री पाथ कहा जाता है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं: द मीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। यहाँ पर देखें, ये जो पिंक कलर का मॉलिक्यूल है, इसने पहले कोलिजन से पहले L1 डिस्टेंस तय किया, दूसरे कोलिजन से पहले L2, फिर तीसरे कोलिजन से पहले L3 एंड सो ऑन। मॉलिक्यूल आगे चलता जा रहा है, तो इसने N तक नंबर ऑफ कोलिजन्स एक्सपीरियंस किए और इस दौरान में जितने भी डिस्टेंसेस ट्रेवल किए सबको जमा करके हमने टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर दिया। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल डेफिनेशन है मीन फ्री पाथ की, कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। अब मीन फ्री पाथ को हम एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, या इसको आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। यानी कोलिजन नंबर और एवरेज वेलोसिटी, इन दोनों के दरमियान रेशो जो है वो भी मीन फ्री पाथ कहलाती है, जिसमें एवरेज वेलोसिटी डिनोमिनेटर में और नंबर ऑफ कोलिजन्स न्यूमरेटर में होते हैं। तो इसको हम सिंबॉलिकली एवरेज वेलोसिटी को यू बार से रिप्रेजेंट कर दें और नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड को Z1 से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा मीन फ्री पाथ के लिए। थर्ड थिंग है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जैसे कि आप दूसरी फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हैं, इट इज द नंबर ऑफ रेडिएशन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस इन यूनिट टाइम। तो हम इसको डिफाइन करते हैं: द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम
और साथ में इसमें वॉल्यूम की भी रेशियो ली जाती है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर जिसका साइज यूनिटी है, यानी वो 1 मीटर क्यूब हो सकता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, एंड सो ऑन। तो किसी भी यूनिट में जिस जब वॉल्यूम की वैल्यू 1 हो, उस वक्त एक यूनिट टाइम के अंदर या एक सेकंड के अंदर या एक मिनट के अंदर जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं उनको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करना है मीन फ्री पाथ के लिए। इसके लिए सामने एक पिक्चर दी हुई है, इसको देखें कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल मौजूद है जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। तो कंसीडर अ मॉलिक्यूल ए मूविंग इन सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ अ वेसल एज शोन इन द फिगर। तो याद रखें कि ये कोई सिलेंडर नहीं है, कोई फिजिकल सिलेंडर नहीं है जिसमें मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, बल्कि ये उस कंटेनर में एक रीजन है जिसमें गैस मौजूद है, और हम उसमें सारे सिस्टम को छोड़कर सिर्फ छोटा सा रीजन है जिसको हमने जो सिलेंड्रिकल रीजन अपने स्टडी के लिए चूज किया है, उसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हैं। और हमने जिस मॉलिक्यूल पर फोकस किया हुआ है उसको हमने ए की रिप्रेजेंटेशन दी है। अब मॉलिक्यूल का डायामीटर सिग्मा से डिनोट करते हैं। अगर हम ये जो मॉलिक्यूल के सरकमफेरेंस, एक साइड से दूसरी साइड का फासला जो कि सेंटर से गुजर के जाता है, ये हम सिग्मा से डिनोट कर दें तो हम कहेंगे कि डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल इज सिग्मा मीटर। ये जो बोल्ड में लफ्ज़ लिखे हुए हैं ये यूनिट्स हैं, जबकि इसके साथ जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये एक्चुअली वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, हमने इसको यू बार मीटर पर सेकंड से रिप्रेजेंट कर दिया। द लेंथ ऑफ सिलेंडर जो कि यहाँ पर है ये यू बार, ये भी यू बार मीटर है। द डायामीटर ऑफ सिलेंडर, डायामीटर ऑफ सिलेंडर होगा, यानी इसमें दो मॉलिक्यूल्स, ए जैसे दो मॉलिक्यूल्स बैक वक्त एक साथ मूव कर सकते हैं। तो एक मॉलिक्यूल का डाया अभी हमने बताया कि वो सिग्मा था, तो सिलेंडर का डायामीटर 2 सिग्मा हो जाएगा और इसकी भी यूनिट मीटर होगी। हेंस द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, जब डायामीटर हम बता रहे हैं कि 2 सिग्मा है तो रेडियस कितना होना चाहिए? रेडियस डायामीटर का हाफ होता है, तो ये हाफ मीटर हो जाएगा रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। दस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। अब अगर हमें किसी सर्कल का रेडियस भी मालूम हो तो, या डायामीटर मालूम हो तो डायामीटर से रेडियस और रेडियस से एरिया मालूम किया जा सकता है ज्योमेट्री के, मैथमेटिकल ज्योमेट्री के प्रिंसिपल्स को सामने रखकर, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर रेडियस या आर की वैल्यू सिग्मा है, तो ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन का एरिया हो जाएगा पाई सिग्मा स्क्वायर। और अगर हमें सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन का एरिया मालूम हो और उसकी लेंथ भी मालूम हो, तो एरिया को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करके ए इंटू एल ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो हमारे पास ए फॉर एरिया, एरिया की वैल्यू है पाई सिग्मा स्क्वायर, और लेंथ की वैल्यू है, हमने अभी जो डायग्राम देखी यहाँ पर हमने बताया कि सिलेंडर की लेंथ यू बार मीटर है। तो ये जो लेंथ की वैल्यू यू बार है, एरिया को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन गया। अब जरा गौर करें कि अगर सिलेंडर के एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n हो, यूनिट मॉलिक्यूल से मुराद फर्ज करें कि एक cm क्यूब है और उसमें मॉलिक्यूल की तादाद n है, जबकि वॉल्यूम टोटल हमने अभी कैलकुलेट कर लिया और फर्ज कर लें कि टोटल वॉल्यूम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूनिट वॉल्यूम के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेसल और सिलेंडर। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी मौजूद है और यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मौजूद है। तो
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सिलेंडर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको n को इस वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई यू बार। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि ऑल दी मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट एक्सेप्ट मॉलिक्यूल ए, सिर्फ मॉलिक्यूल ए ही मूव कर रहा है यहाँ पर और बाकी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रेस्ट पर हैं। फिलहाल ये हम एजम्पशन लेके, ताकि पिक्चर को सिंप्लीफाई किया जा सके, ये एजम्पशन लेकर कंसीडर करते हैं कि ये मॉलिक्यूल ए मूव कर रहा है और बाकी तमाम मॉलिक्यूल रेस्ट पर है। तो इस सूरत में क्या होगा कि molecule A will collide with all those molecules having their centers within the cylinder। देखिए मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सिलेंडर के सेंटर में मूव कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जिनके सेंटर सिलेंडर की हदूद से बाहर होंगे वो इसके साथ कोलाइड नहीं कर पाएगा। ताहम वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिनके सेंटर्स इस सिलेंडर की हदूद के अबव या बिलो, इसके अंदर आ जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स उनके साथ कोलाइड करेगा और जितने भी मॉलिक्यूल्स सिलेंडर्स के अंदर मौजूद हैं उन सब के साथ कोलाइड कर जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी उतनी ही है जितनी सिलेंडर की लेंथ है। तो इसका मतलब है कि ये एक यूनिट टाइम या एक सेकंड के अंदर यहाँ से इस किनारे तक पहुँच जाएगा और इस दौरान में जितने भी मॉलिक्यूल्स इसके रास्ते में आएंगे उनकी तादाद हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, ये तादाद, तो ये इन सब के साथ कोलाइड कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक सेकंड में जो कोलिजन नंबर होंगे मॉलिक्यूल ए के लिए वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स की तादाद के बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कोलिजन एक्सपीरियंस्ड बाय मॉलिक्यूल ए पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम Z1 से डिनोट करके आए हैं, इज इक्वल टू ये इस नंबर के बराबर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही कोलिजन्स मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस कर लेगा। बट इट इज़ नॉट अ ट्रू पिक्चर। ऐसा क्यों? क्योंकि गैस के अंदर ऐसा तो नहीं होता कि कोई एक मॉलिक्यूल मूव करे और बाकी रेस्ट पे रहें। तो एक्चुअल पिक्चर क्या होती है, सारे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं और वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को। तो इसका मतलब है कि तमाम किस्म के कोलिजन्स एक्सपीरियंस होंगे, तमाम मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल तादाद कैलकुलेट करने के लिए कोलिजन नंबर्स की हमें इस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, ऑल दी मॉलिक्यूल्स आर मूविंग सो ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन विल अकर। कौन कौन से कोलिजन्स हो सकते हैं? ग्रेजिंग कोलिजन यानी साइड बाय साइड, एक मॉलिक्यूल इस तरफ से आ रहा है, एक मॉलिक्यूल या एक मॉलिक्यूल लेफ्ट से आ रहा है, एक राइट से आ रहा है, तो इनकी साइड्स कोलाइड कर जाएंगे, इसको कहा जाता है ग्रेजिंग कोलिजन। दूसरी पॉसिबिलिटी है हेड ऑन कोलिजन, कि एक मॉलिक्यूल फ्रॉम अबव साइड एक बिलो साइड, ये आमने सामने से एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाते हैं। ये भी हो सकता है कि एक लेफ्ट से आए और एक साइड राइट से आए और दोनों आमने सामने से कोलाइड कर जाएं। आमने सामने से कोलिजन को हेड ऑन कोलिजन कहा जाता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि एक मॉलिक्यूल लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है और एक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और वो कोलाइड कर जाए। इस किस्म के कोलिजन को राइट एंगल कोलिजन कहा जाता है। तो अब असूली तौर पर तो इन तमाम कोलिजन की एवरेज लेना चाहिए थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ने एक सहूलत फराहम कर दी कि किसी भी गैस के सिस्टम के अंदर बाकी दो किस्म के कोलिजन, ग्रेजिंग और हेड ऑन कोलिजन, ये ना होने के बराबर रह जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कोलिजन्स जो है वो राइट एंगल कोलिजन्स हैं, और राइट एंगल कोलिजन्स इतने ज़्यादा हैं कि उसके मुकाबले में हेड ऑन कोलिजन और ग्रेजिंग कोलिजन्स को इग्नोर किया जा सकता है। तो बट ऑन द एवरेज द राइट एंगल कोलिजन्स आर मोर फ्रीक्वेंट, दस वैल्यू ऑफ यू बार, ये था यहाँ पर इक्वेशन 1 में देखें, ये वैल्यू है मीन वेलोसिटी की या एवरेज वेलोसिटी की, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। Thus, the value of u bar in equation 1 will be replaced by relative velocity। और relative velocity क्या होगी?
वो होगी टू टू अंडर रूट यू बार। अब ये टू अंडर रूट यू बार कैसे हुआ, ये समझ लें कि वेक्टर एडिशन है यू बार और यू बार की, यानी मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड पे मूव, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं यू बार वेलोसिटी के साथ, और अबव टू बिलो मूव कर रहे हैं यू बार वेलोसिटी के साथ। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनेगा, इसको हेड टू टेल रूल के जरिए सम अप कर लेंगे और फिर इसका हाइपोटेनियस मालूम कर लेंगे। तो जो हाइपोटेनियस की वैल्यू है वो ये बनती है, जो कि हम रिलेटिव वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टू अंडर अंडर रूट यू बार। अब हमने जो इक्वेशन 1 है, ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर यू बार को चेंज करना है ताकि सारे मॉलिक्यूल की कंसिडरेशन इसमें शामिल हो जाए। तो यू बार को हटाकर इसकी जगह पर रिलेटिव वेलोसिटी पुट कर देंगे और हमारे पास z1 की एक्चुअल वैल्यू बन जाएगी। तो z1 की एक्चुअल वैल्यू क्या बनी, एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ कोलिजन एक्सपीरियंस्ड बाय मॉलिक्यूल ए पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, z1 इज इक्वल टू n पाई सिग्मा स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज वही हैं जो इक्वेशन 1 में हमने यहाँ तक पुट की। यू बार को रिप्लेस कर देना है और हमने यहाँ पर रिप्लेस किया तो ये हो गया टू अंडर रूट यू बार। अब हमने शुरू में जब डेफिनेशन की थी मीन फ्री पाथ की, वहाँ पर मीन फ्री पाथ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा कि सिग्मा लैम्डा इज इक्वल टू यू बार ओवर z1। तो z1 की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, जिसमें ये यू बार से कैंसिल आउट हो जाएगा और मीन फ्री पाथ की हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कि मीन फ्री पाथ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और दूसरा मॉलिक्यूलर डायामीटर, जिसको हमने शुरू में रिप्रेजेंट किया था कुलैयन डायामीटर के तौर पर। तो कुलैयन डायामीटर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के साथ इसकी इन्वर्स रिलेशनशिप है मीन फ्री पाथ की, जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ सिंपली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि कुलैयन डायामीटर के साथ के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है मीन फ्री पाथ। द अबव इक्वेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब सेकंड है, हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कुलैयन फ्रीक्वेंसी देखना है। तो इसके लिए हमारे पास कुलैयन नंबर है एक मॉलिक्यूल के, एज वी हैव नंबर ऑफ कुलैयन एक्सपीरियंस बाय वन मॉलिक्यूल z1, ये हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिए हैं, उसी को यहाँ पर लिखा। सो द नंबर ऑफ कुलैयन एक्सपीरियंस बाय ऑल n मॉलिक्यूल, यानी हर मॉलिक्यूल, ये तो हमने एक मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ कुलैयंस कैलकुलेट किए थे। अगर हमने तमाम मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ कुलैयंस कैलकुलेट करने हैं तो हमने इस नंबर को तमाम मॉलिक्यूल्स की तादाद के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये z2 बन जाएगा, इट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई z1। ये है नंबर ऑफ कुलैयन एक्सपीरियंस बाय वन मॉलिक्यूल और ये है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। सो the number of collisions experienced by all the n molecule z2 should be equal to n multiplied by z1, और z1 की वैल्यू हमें मालूम है तो इसमें यहाँ पर पुट कर दें z2 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई ये सारी वैल्यू z1 की है। तो इसको हमने यहाँ पर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा और बाकी वैल्यूज सेम रह जाएंगी। तो ये टोटल वैल्यू बनेगी नंबर ऑफ कुलैयन एक्सपीरियंस बाय ऑल दी n मॉलिक्यूल्स इन दिस सिस्टम। अब स्टूडेंट्स गौर करें कि ये कुलैयंस होंगे जो कि तमाम मॉलिक्यूल्स ने एक्सपीरियंस किए हैं। ये ऐसा हरगिज नहीं है कि इतने ही कुलैयंस हो रहे हैं, क्योंकि जब एक कुलैयन होता है तो उसमें दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी फर्ज करें ये दो मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी, ये दोनों टकराएंगे तो मॉलिक्यूल्स दो कुलैयन एक्सपीरियंस करेंगे। ए ने भी एक कुलैयन एक्सपीरियंस किया और बी ने भी, लेकिन कुलैयन हुआ कितना, एक।
तो इसका मतलब है कि जितने मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस किए हैं मॉलिक्यूल ने, जितने कोलिजन्स एक्सपीरियंस किए हैं मॉलिक्यूल्स ने, उससे हाफ कोलिजन्स वाकई होंगे, उससे हाफ कोलिजन्स अकर करेंगे। तो अगर हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो हमें नंबर ऑफ कोलिजन्स को काउंट करना है, नंबर ऑफ कोलिजन एक्सपीरियंस को काउंट नहीं करना। नंबर ऑफ कोलिजन एक्सपीरियंस और नंबर ऑफ कोलिजन्स अकर्ड में थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है कि नंबर ऑफ कोलिजन वो है जो मॉलिक्यूल्स ने फेस किए मूवमेंट के दौरान, जबकि नंबर ऑफ कोलिजन अकर्ड कौन से हैं, जो कोलिजन वाकई में हुए। तो जब भी एक कोलिजन होता है तो दो मॉलिक्यूल कोलिजन एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास ये तादाद है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स एक्सपीरियंस की, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स अकर्ड कितने होंगे, वो हमें इसका हाफ लेना पड़ेगा। तो बट ईच कोलिजन, तो हमने कहा कि बट ईच कोलिजन इन्वॉल्व टू मॉलिक्यूल, देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, इसी को हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी के तौर पर डिफाइन करके आए हैं। जब हमने इससे पहले डेफिनेशन की थी यहाँ पर, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो अगर हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, जिसको हम जी से डिनोट करके आए थे, यहाँ पर हमने इसको जी से डिनोट किया, तो इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ दी जी टू का हाफ। क्यों? क्योंकि ये है नंबर ऑफ कोलिजन एक्सपीरियंस बाय मॉलिक्यूल और ये है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन अकरिंग पर यूनिट टाइम। तो इसका हाफ ले लेंगे। अब इसकी वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, तो हमने इसका ये वैल्यू पुट कर दी और इसको सॉल्व किया। असल में यहाँ पर 2√2 है, तो 2√2 इज इक्वल टू 1/2 जैसे a√a शुड बी इक्वल टू 1/a√। तो उसी फार्मूला की मदद से हमने इसको कैलकुलेट किया, तो ये वैल्यू बन जाएगी कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। अब हमारे पास ये जो मीन वेलोसिटी है, जिसको एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की दी हुई इसकी वैल्यू है हमारे पास। अगर हम वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन थोड़ी सी और मॉडिफाई हो जाएगी। देखिए, फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यू बार की वैल्यू है 8RT/πm, जिसमें R है गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, M मॉलिक्यूलर मास है, पाई और 8 कांस्टेंट है। तो अगर ये वैल्यू हम पुट कर दें, ये हमने इसलिए पुट की कि वेलोसिटी को मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी को बराह रास्त कैलकुलेट करना या मालूम करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ मूव कर रहे होते हैं और उनके साइज बहुत स्मॉल होते हैं। तो इसलिए उनको देखकर या उनकी स्पीड को चेक करके तो हम उनकी वेलोसिटी वगैरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ताहम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से जो रिलेशनशिप है इसकी टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर वेट के साथ, ये वैल्यूज़ हम पुट करके हम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो ये थर्मोमीटर के ज़रिए या किसी भी टेम्परेचर सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मालूम किया जा सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल क्वांटिटी है। इसी तरह अगर हमें ये मालूम हो कि किसी सिलेंडर में गैस कौन सी है, फर्ज करें मीथेन गैस है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 16 होगा। कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 44 होगा। इसी तरह ऑक्सीजन है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 32, नाइट्रोजन है तो 28 एंड सो ऑन। गैस की नेचर को समझते हुए हम मॉलिक्यूलर वेट मालूम कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं, इस इक्वेशन में पुट करके हम मीन वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लिहाजा मीन वेलोसिटी को हमने रिप्लेस कर दिया उसकी इस वैल्यू के साथ, जहाँ पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू बन गई। सारी की सारी वैल्यू वही है, लेकिन यहाँ पर हमने यू बार की वैल्यू पुट कर दी। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखें, ये जो 8 अंडर रूट है, 8 अंडर रूट को आप 2 × 2 अंडर रूट भी कह सकते हैं। तो जब 2 × 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट से बाहर
2 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पर पाई की वैल्यू एक अंडर रूट के बाहर और एक अंडर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो यहाँ पर वही फार्मूला लग जाएगा a/a अंडर रूट, इट शुड बी इक्वल टू a अंडर रूट। तो यहाँ पर हमने पाई को यहाँ से ख़त्म करके और यहाँ से भी ख़त्म करके इधर पुट कर दिया पाई अंडर रूट के तौर पर। तो ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन गई है कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए। ये वो एक्सप्रेशन है जो हमने आज ट्राई करना। थैंक यू वेरी मच।